सूबों की तश्कील और वफाकी इंतजाम के हवाले से वफाक के अंडर यानी फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में कौन कौन से इलाके आने वाले, और इसमें कराची का भी जिक्र हो रहा था। मैंने आपसे कहा था जहां फाटा आएगा, जहां गवादर आएगा, वहां पर कराची को भी वफाकी इंतजामिया के हवाले करने की बात हो रही है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी रुकावट यह थी कि किसी भी सूबे को, मैंने आपसे वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर किसी भी सूबे को अगर करना है तो उसके लिए जरूरी यह है कि इसमें 2/3 अक्सरियत शामिल हो उस सूबे की। मगर मैंने आपको यह खबर दी थी, मैंने आपको एक बड़ी खबर दी थी, और वह खबर दी थी कि अगर कानून ही तब्दील हो जाए तो कौन क्या कर सकता है। अब उस हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, लेकिन इस बड़ी पेशरफ्त को सुनने के लिए आपको आगे चलना पड़ेगा। इसे हम प्रोग्राम में आगे जाकर बताता हूं, क्योंकि इससे रिलेटेड एक और बड़ी खबर है, वो जरा सुनते हैं। मैंने आपसे कहा था कि वजीर आला की तब्दीली की आवाज बाज़गश सुनाई दे रही है, और मैंने आपको वाज़ेह तौर पर इशारा दिया था कि ये क्या हो रहा है। सिंध का एक ताकतवर नाम जिसे कहा जाता है नादिर मक्सी, नादिर मक्सी ने क्या कहा है, सक्कर बैराज पर वो मौजूद थे, वो क्या कह रहे हैं उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा है और किस लिए कहा है और किस वजह से कहा है। इस खबर को जरा गौर से समझिएगा। नादिर बख्शी का बयान 10 सेकंड का सुनिए, क्या कह रहे हैं। सुबह जो उथंदो सीएम भी मटिजी वेंदो, मिनिस्टर भी मटिजी, इहो को मसलो ना है, इहो पार्टी की ॻाल्हि आहे, जंहिंखे रखनि जंहिंखे हटाइनि। नादिर बख्शी ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर वजीर आला और वजीरों को तब्दील करना होगा तो रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे तो उनको पता चला होगा वो वजीर नहीं है, उनको पता चलेगा वो वजीर नहीं है, और ऐसा ही कुछ होने वाला है। अभी आप जितनी भी बातें सुन रहे हैं, जितने भी मामला सुन रहे हैं, ये फैसले हो चुके हैं। मैं आपको ये बड़ी अहम पेशरफ्त इसलिए बता रहा हूं कि मैंने आपसे कहा था कि ये बिल्कुल इस महीने के आखिर में तवक्के, अभी तक मैं अपनी बात पर कायम हूं, लेकिन अगर कोई बड़ी पेशरफ्त हो जाए, कोई बड़ा असर रसूख इस्तेमाल हो जाए, कोई बहुत बड़ी पर्ची आ जाए तो एक अलग बात है। 22 तारीख को जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो दोनों पाकिस्तान आएंगे, दोनों इस वक्त चाइना के अंदर है, गवर्नर साहब भी चाइना के अंदर है, ये सब लोग वापस आएंगे। 22 तारीख को गवर्नर पहले वापस आ रहे हैं, गवर्नर मेरे ख्याल से शायद 15 तारीख या 17 तारीख को वापस आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद हो रहा है। नादिर मक्सी ने बिल्कुल ठीक बात कही है कि जनाब जब ये तब्दील होगा तो ये लम्हों में पता भी नहीं चलेगा, सुबह उठेंगे और हो जाएगा, और उसी तरफ इशारे हो रहे हैं। अभी तक मैं बता रहा हूं हो रहे, कल तब्दील हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि तब्दील हो रहा है या तब्दीली नहीं हो रही है, ये बता दूंगा, लेकिन अभी तक फैसला हाथ नहीं है। आगे चलकर क्या होता है ये आगे चलकर बताता हूं। अगली खबर पर है, 50 अरब रुपए का फंड दिया गया है मीडिया को। जरा गौर से समझिएगा, 50 अरब रुपए का फंड दिया गया है। दुनिया टीवी का प्रोग्राम हो रहा था, कामरान शाहिद उसे होस्ट कर रहे थे, और एक बहुत अहम सेनेटर जो कि मुशाहिद हुसैन साहब के बेटे हैं अदनान, उन्होंने कहा कि 50 अरब रुपए का बजट दिया गया है मीडिया को, जिसमें 50-50 लाख रुपए की एंकरों को तनख्वाह दी जा रही है। खबर मेरे पास ये नहीं है मेरे भाई, खबर ये नहीं है। खबर यह है कि अब यह हो गया है कि आपके मेन 9 बजे के खबरनामे के अंदर यह तय हो गया है कि एक बना बनाया पैकेज आएगा जो तमाम के तमाम टीवी चैनल्स को 9:35 पर चलाना है, और जो 9:35 पर चलेगा उस पर आपको हुकूमत के कसीदे मिलेंगे और सारे एक साथ चलाएंगे। लेकिन इसमें एक बड़ी खबर है, ये मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं, इस क्लिप को देखिए, इस पर तमाम पहले इस क्लिप को सुनिए, ये मैंने खुद ने रिकॉर्ड किया, पहले से सुनिए। तमाम टीवी चैनल्स को ये अहकाम दिए गए हैं कि जनाब सब एक साथ मरियम की खबर चलाएंगे। ये टाइम आप देखिए 9:35 का टाइम दिया गया, और तमाम टीवी चैनल्स जियो, एक्सप्रेस, डॉन, हम, 92, तमाम टीवी चैनल्स उसी को फॉलो कर रहे हैं। आपने क्लिप सुना, ये तमाम के तमाम टीवी चैनल्स ने 9:35 पर ये प्रोग्राम सारा शुरू किया, और मरियम नवाज का एक एडिटेड वर्जन जो सारे टीवी चैनल्स के पास मौजूद था वही चलाया गया। सब जगह एक ही तस्वीर आई, फिक्स 9:35 पर ये शुरू होता है। लेकिन मामला क्या है, अगर ये एडवर्टाइजमेंट है तो ऊपर लिखा जाए कि ये इश्तिहार है, ये इश्तिहार के तौर पर भी नहीं दिया गया, और ये बात साबित की गई कि हम कितने ताकतवर लोग हैं कि पैमरा की पॉलिसी के मुताबिक अगर सरकारी इश्तिहार भी है तो उसके ऊपर इश्तिहार लिखा जाएगा, लेकिन नहीं लिखा गया। ये है 50 अरब रुपए का फर्क, जिसकी वजह से आपको ना पंजाब में सैलाब नजर आएगा, ना आपको सिंध में सैलाब नजर आएगा, ना आपको कराची में इस वक्त टूटी हुई सड़कें नजर आएंगी। अगली खबर की तरफ चलता हूं, लेकिन इसके बाद की बड़ी अहम खबर और बहुत अहम मामला, एक जगह पर डिजिटल कर्फ्यू लगाने का सोचा गया। आपने सुना होगा कि कर्फ्यू क्या चीज होती है, कर्फ्यू में जाहिर किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती, लेकिन फ्रांस के अंदर ये फैसला किया गया है कि 15 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं, रात 9 बजे के बाद डिजिटल कर्फ्यू लगाया जाएगा, जिसके बाद ना वो अपने मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, ना वो सोशल मीडिया की कोई ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये खबर आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसी के नाते पर पाकिस्तान के अंदर भी ये उसूल कार फरमा किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर एक बाकायदा पटिशन दायर की गई है जिसमें ये बात कही जा रही है कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा जाए। असल मसला क्या है, असल मसला ये आ रहा है कि इस वक्त नेपाल के अंदर जो जनरेशन जी ने एक बड़ा इंकलाब लाया। मैंने अपने व्लॉग के अंदर आपको बताया था कि जनरेशन जी होती क्या है। ये वो तमाम बच्चे हैं कि जिनकी उम्र 15 से 21 या 22 साल के दरमियान है। ये तमाम के तमाम जनरेशन जी के रहते हैं, और उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकलाब बर्पा किया नेपाल के अंदर। अब वो तमाम ममालिक घबराए हुए हैं और वो कहते हैं कि नौजवानों को कम से कम मोबाइल इस्तेमाल करने की तरफ लाया जाए ताकि वो किसी ऐसी एक्टिविटी के अंदर ना आए। फ्रांस में भी यही कोशिश हो रही है, पाकिस्तान के अंदर भी ये कोशिश हो रही है, लेकिन कहा जाता है ना कि इन शोलों को जितना आप दबाने की कोशिश करेंगे ये उतने उठेंगे, ये और उठेंगे, और वक्त ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन बहरहाल ये सारा सिलसिला चलता हुआ रहेगा। एक और बड़ी खबर की तरफ चलता हूं ताकि जल्दी जल्दी आपको बड़ी बड़ी खबरें दे सकूं। वजीर आला सिंध साहब ये ऐलान करते हैं कि कराची शहर को 15,000 बसों की जरूरत है और हमने सिर्फ 400 दी है।
वो 400 में से भी अक्सर खराब पड़ी हुई है, जिसमें से मेरे ख्याल से शायद 200 के करीब चल रही है। अब इन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ एक मुआहदा किया है जिसके तहत 2000 बसें लाने की बात की गई है। जरूरत 15,000 की है, चला 400 रहे और मांग कितनी रहे? 2000 वर्ल्ड बैंक से। हर चीज ये दुनिया से मांगते हैं, अभी वो कर्जा जारी हमें अदा करना है और वो कर्ज अदा ही करना है। अब मामला ये आ चुका है कि अभी सिंध के अंदर सैलाब दाखिल हुआ चाहता है और अभी से सिंध के वजीरों ने कहना शुरू कर दिया, इमदाद दो, इमदाद दो, इमदाद दो। ये जो आपको मैं पोस्टर दिखा रहा हूं, जरा देखिए कि शर्जील इनाम मेमन साहब ये फरमाते हुए नजर आ रहे हैं कि जनाब पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। बिलाल भुट्टो जारी कह रहे हैं कि जनाब वफाकी हुकूमत क्यों दरख्वास्त नहीं करती कि पैसा दो लाओ, पैसा लाओ, दुनिया भर से पैसा लाओ। अभी सैलाब आया नहीं है सिंध के अंदर और अभी से पैसा चाहिए, और ये पैसा कहां जाएगा? इसका इशारा हाफिज नईमुर रहमान साहब ने वाज़ेह तौर पर कर दिया था कि 3,307 अरब रुपए कहां गए, ये एक बात पूछे। इनकी कारकर्दगी का अंदाजा इस बात से आप लगाइए जब बरसात में जो नुकसान हुआ, जो सारे मामला हुए। अब सबसे बड़ा मसला मैंने आपसे कहा था, इतने दिनों से मैं चिल्ला रहा था कि आप जाके सिंधी होटल की सूरत हाल देखिए कि इस वक्त सिंधी होटल के अंदर हो क्या रहा है। सिंधी होटल में अब तक तरीन सूरत हाल पानी की थी, आज ये चिल्लाए हैं और आज जो है वो इन्होंने ये कहा, क्योंकि मीडिया भी सारे, मैंने कहा कि जब 50 अरब रुपए मिल रहे हो तो मीडिया क्या कहेगा। जब सोशल मीडिया पर इस हवाले से हमने बार बार जिक्र किया तो आज मुर्तज़ा ने कहा है कि वहां पर क्योंकि 7,000 दुकानें एमक्यूएम ने बना ली है, नाले पर बना ली है और एमक्यूएम वहां से हटाना नहीं चाहती और हम कहते हैं तो ये अदालत में चले जाते हैं। मेरे भाई आप हर काम एक तो देर से करते हैं, देर से करने के बाद अब आज ही कहीं कारकर्दगी का मुलाहिजा कीजिए कि ये जनाब आज गए कहां पर? अब्बासी हॉस्पिटल में गए और वहां पर कहा हमने जदीद निजाम ला कर आने की कोशिश कर रहे हैं और जदीद निजाम की बात कर रहे हैं। सहाफियों को भी कहा कि आइए हमारी सारी रुदात सुनाइए। जैसे ही सहाफी लिफ्ट में बैठे, लिफ्ट बंद हो गई। सहाफी चिल्ला रहे बचाओ 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 बचाओ। जो हुकूमत जहां पर इतने बड़े दावे कर रही है, सोचिए अगर किसी बहुत बड़े मरीज को, यानी ऐसे मरीज को लेके जा रही है कि जिसकी तबीयत इंतहाई नासाज है और उस सूरत हाल में अगर लिफ्ट बंद हो जाए तो क्या किया जाएगा। यह है सिंध हुकूमत और यह है सिंध की काबीना और यह है मुर्तजा वहाब साहब। लेकिन उससे बड़ा भी एक काम हुआ है और उससे बड़ा काम मेरे भाइयों ये हुआ है कि कल एक वर्कशॉप हुई और उसमें हुआ ये कि उसमें यह बताया गया कि जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, यानी कि जो अफसरान की तैनाती करता है, ये इसमें इतनी बद इंतजामी पाई जाती है कि आप ये सोचिए कि ये अपने जानने वालों को, चाहने वालों को 100 में से 100 नंबर देते हैं। इम्पॉसिबल बात है, नामुमकिनात में से होता है कि कहीं पर भी इम्तिहानात में कोई 100 में से 100 नंबर ले ले। यही सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर 100 में से 100 नाम दिए थे। अभी वहीं पर ये बात हुई कि पीर मजहरुल हक साहब जब वजीर तालीम थे तो उन्होंने हजारों नौकरियां दी। जब वो हट गए तो उन नौकरियों को खत्म किया गया तो इसकी पिटीशन अदालत में डाली गई। तो आपको मालूम है कि वो हजार, जब अदालत ने पूछा कि भाई आप सब 1000 लोगों ने पिटीशन दी है तो ये बताइए कि आप सब लोग को किस मजमून के आप एक्सपर्ट हैं कि आपको मुलाजमत दी गई थी। तो आपको मालूम है कि हजार के हजार लोगों ने क्या कहा होगा? उन्होंने कहा कि हम हजार के हजार लोग सिंधी लैंग्वेज के टीचर हैं। यानी कि आप सोचिए कि हजार के हजार लोगों को भर्ती किया गया और सबका सब्जेक्ट रखा गया सिंधी लैंग्वेज का, यानी कि जो सारे के सारे सिंधी। और बाद में अदालत ने उनके साथ क्या किया वो गलत मामला। लेकिन यहाँ पर करप्शन की नोयत या करप्शन के मामला यहाँ तक पहुंच गए हैं। आखिरी खबर तक मैं आपको लेकर आया था। जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि सूबों की तश्कील के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, सूबों की तश्कील की बात हो रही है, फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। अब मैंने ये खबर आपको दी थी कि कानून में तब्दीली की बात हो रही है और इस हवाले से बाकायदा 27वीं तरमीम की गुफ्तगू हो रही है। मैंने आपको तारीख दी थी 26 सितंबर, लेकिन अब उसमें तब्दीली हुई है और पाकिस्तान के बड़े वीडियोग्राफर ने कहा है कि अब ये बात अक्टूबर के आखिर तक जा रही है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और ये क्या नाम है उनका, बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी साहब इस वक्त मुल्क से बाहर है। तो अब ये मामला अक्टूबर के लास्ट तक जा रहा है और इस हवाले से संजीदा बुनियादों पर फैसला हो रहा है कि अगर इस वक्त मौजूदा सूबाई हुकूमत के होते हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होते हुए 2 तिहाई अक्सरियत से सूबाई असेंबली के अंदर बिल पास नहीं हो सकता है और किसी भी सूबे के लिए जरूरी है कि वहां की सूबाई असेंबली 2 तिहाई अक्सरियत से पास करे। तो सारे ये मुमकिनात में से है ही नहीं। तो अब वहां पर ये हो रहा है कि इस कानून को ही तब्दील करने की बात की जा रही है और इस वक्त बड़े बड़े वीलोगर्स, चाहे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्टर वीलोगर्स हैं, जिसमें इमदाद सुमरो हो, इमरान शफकत हो, उन सब ने भी इस बात का इशारा वाज़ेह तौर पर किया है कि कानून में तब्दीली अक्टूबर में हो रही है। अब सूबा बनता है या वफाकी इंतजामिया के पास जाता है, लेकिन अब ये आवाज और ज्यादा बुलंद हो चुकी है कि कराची को हर सूरत में अलहदा किया जाएगा। इन सब में एक बहुत बड़ी खबर तो मैं आपको देना ही भूल गया और वो है अल्लामा बशीर फारूकी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अल्लामा बशीर फारूकी साहब ज़ाहिर बड़ा नाम है और कराची के हवाले से और बल्कि पूरे मजहबी उलमा किराम के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है और खासतौर पर सिलानी वेलफेयर के हवाले से बहुत बड़ा नाम है। अब मैं आप सोच रहे होंगे कि मैं और अल्लामा बशीर फारूकी साहब के हवाले से इतनी गुफ्तगू क्यों कर रहा हूँ। ज़ाहिर जहाँ कहीं पर भी थोड़ी सी सियासी समाजी हरकत होती है तो हमारी निगाहें उधर जरूर पड़ जाती है। अल्लामा बशीर फारूकी साहब इस वक्त गए हुए हैं लाहौर। क्या लाहौर मरियम साहिबा से मिलने के लिए गए? नहीं, लाहौर में बिल्कुल उनकी मरियम साहिबा से भी मुलाकात तय होने की देर है, लेकिन लाहौर गए हैं वो एक बड़ी अहम मुलाकात के लिए और वो मुलाकात में ये मैं पहले आपको फुटेजेस दिखा रहा हूँ। अल्लामा बशीर फारूकी साहब सबसे पहले गए हैं यतीम खाना चौक। अब क्या है यतीम खाना चौक में? यतीम खाना चौक में घर है, घर के साथ साथ जो वहां पर एक मस्जिद है, उस मस्जिद के अहाते के अंदर एक मजार बना हुआ है और वो मजार है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का। तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के मजार